अब ध्यान से देखना बेटा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कितने टाइप के अकाउंट्स हो सकते हैं? 5। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। 5 टाइप के हो सकते हैं। अब ध्यान से देखना, एसेट्स का क्या होता है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? ऑलवेज डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटीज, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस। रेवेन्यू, क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस में आपको एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट कॉलम में गिवन होंगे, लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस में। तो अगर सिर्फ लिखा है डिस्काउंट, तो उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में आ रहा है तो वो डिस्काउंट अलाउड रहा होगा। क्रेडिट कॉलम में आ रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड रहा होगा। सिर्फ लिखा है इंटरेस्ट, डेबिट कॉलम में आ रहा है तो इंटरेस्ट पेड होगा, क्रेडिट में आ रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। प्लीज इतनी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। कोई डाउट? अब काम की बात। While preparation of financial statements, while preparation of financial statements, assets कहाँ जाएंगे? assets कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। liabilities कहाँ जाएंगी? बैलेंस शीट। कैपिटल कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। रेवेन्यू, रेवेन्यू कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट। तो लेकिन सर हमें तो 2 बनानी है इनकम स्टेटमेंट, तो इसीलिए क्या डिस्टिंक्शन जरूरी हो जाती है कि डायरेक्ट रेवेन्यू है या इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है। ऐसे ही एक्सपेंसेस में क्या आइडेंटिफिकेशन जरूरी हो जाती है कि डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर डायरेक्ट इनकम है तो कहां जाएगी? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इनडायरेक्ट इनकम है तो कहां जाएगी? क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। 5 ही टाइप की चीजें हो सकती हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो एसेट्स कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे। लाइबिलिटीज कहां जाती हैं? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज साइड पे। कैपिटल कहां जाएगी? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज साइड पे। तो एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल कहां चले जाते हैं? बैलेंस शीट में। तो एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से इनका नेचर क्या होता है? रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स। तो सारे रियल और पर्सनल अकाउंट्स कहां चले गए? बैलेंस शीट में। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। तो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स कहां चले गए? इनकम स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज आती हैं जिसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना पड़ जाएगा, वो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। उनका लॉजिक मैं आपको खुद बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे आ गए। सर आपने तो कहा था वैसे नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो तो मेरा एसेट होता है, तो वो कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो वो एक एडजस्टमेंट हो रही है मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से। अब आपको वो चीजें भी रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैचिंग कॉस्ट अपने आप में बड़ा टेक्निकल प्रिंसिपल होता है। तो वो एक लौता प्रिंसिपल होता है जो बस हम सुन लेते हैं फिर जबरदस्ती याद कर लेते हैं, ऐसा रिलेट नहीं कर पाते कहना क्या चाहते थे। कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो अब कर पाओगे आप, अब कर पाओगे आप, क्योंकि वो यूज हो, अब अप्लाई होगा ना। कुछ चीज होती है जब अप्लाई होती है तब लगता है अच्छा ये तो हाँ ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि यही करना है।
जब तक वो चीज अप्लाई नहीं होती तब तक बड़ा मुश्किल होता है एक्सप्लेन करना कि वो कहना क्या चाहते हैं। पॉइंट, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन की कौन सी चीज कहाँ पे जाने वाली है, और ट्रेडिशनल अप्रोच भी पता होना चाहिए। यूज मॉडर्न करना, थियोरेटिकली बस आपको ट्रेडिशनल पता होनी चाहिए कि जो आप एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दिखा रहे हैं सब नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जो आप एसेट लायबिलिटीज और कैपिटल दिखा रहे हैं सब रियल या पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। बट डिटेल मतलब पूरा ग्रास रूट तक आपको जाना चाहिए कि अगर एक्सपेंस हुआ है तो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, अगर ये रिसीट है कैपिटल है या रेवेन्यू है, तो अगर रेवेन्यू है तो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ऐसी एक्सपेंडिचर में कैपिटल है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इन सारी चीजों का आपके पास आंसर होगा, जो कि 15-20 मिनट का काम है अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो ही आप आगे का काम शुरू कर पाएंगे और आगे काम बहुत आराम से कर पाएंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा बिल्कुल भी कि आप फॉर्मेट को याद कर रहे हो, मतलब आप अपने ऊपर बर्डन डाल के कोई चीज बार बार याद करेंगे तो वो बार बार भूलेंगे भी, लेकिन अगर कोई चीज समझ जाएंगे तो वो बार बार याद नहीं करनी पड़ेगी। फिर याद करते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको याद करना पड़े तो उसी टाइम रुक जाना चाहिए, उसी टाइम रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, आपको फिर वो हर बार याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, कभी कभी तो ना उस टाइम पे हम क्वेश्चन चले रहा है, क्वेश्चन करना है याद कर लेते हैं ना, तो आपने आगे के लिए फिर वो काम छोड़ दिया, फिर पूछना पड़ेगा। तो अभी तो आराम से जब डिस्कशन चल रही है तो बेस्ट टाइम होता है कि सर क्यों आया ये इधर, उधर क्यों नहीं आया, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ये कैपिटल आइटम है, ये रेवेन्यू आइटम कैसे हो गया। चलो ये चीजें हो सकती है कि हम क्रॉस कर चुके हो स्टेज, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो तो हम फर्स्ट टाइम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो अगर उसमें भी कोई दिक्कत है ना कि सर नहीं समझ आया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो पूछना, जहां भी आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाए पूछना जरूर, पूछना जरूर, क्योंकि बड़ा ना इतना सही डिफरेंस है कि कोई चीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी या पीएनएल अकाउंट में जाएगी, वो इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है। अगर वो डिफरेंशिएट कर पाए, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, मतलब आप इंजॉय करेंगे चैप्टर, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब बोरिंग नहीं, इरिटेटिंग नहीं है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग lengthy chapters they tend to get boring after a point of time, this won't लेकिन तभी कर पाओगे अगर साथ साथ पढ़ रहे हो तो।